think they're ready to surrender? आईएनए की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। ये कोई आम केस नहीं, कोर्ट मार्शल है। बोला भाई, एक केस आप कांग्रेस के लिए नहीं, सुभाष बोस के लिए लड़ी। Lieutenant Gobak Singh Dillon, Captain Shah Nawaz Khan, Captain P.K. Sehgal. Section 41, waging war against the king. You are charged with murder. Do you plead guilty to the charges read out? ईमानदारी से आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। The safety, honor and welfare of your country comes first, always. British Indian Army hand you over to the Japanese Imperial Army. हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। इस बार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो देश में बवाल मच जाए। अब जनता किसी अंग्रेज को नहीं छोड़ेगी। रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नू बंद कर ला। अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? आज हिंदुस्तानी फौज के पास अपना असली मकसद है, हिंदुस्तान की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये मुकदमा पूरी इंडियन नेशनल आर्मी का है। क्योंकि हमने वो दिन देखा है जब हमें ऐसा लगा था कि हमने हिंदुस्तान को वाकई आजाद कर दिया। देश की आजादी की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है और इस वक्त पूरा देश एक साथ तैनात है। This trial and its judgment shall be remembered throughout history. आजादी की लड़ाई और आजाद हिंद फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दूसरे विश्व युद्ध का दौर और हजारों सैनिकों की कुर्बानी। क्योंकि हमने वो दिन देखा है जब हमें ऐसा लगा था कि हमने हिंदुस्तान को वाकई आजाद कर दिया। ये फिल्म है राज्यसभा टीवी की नई पेशकश, जो संविधान बनने की रोचक और ज्ञान से भरपूर सीरीज संविधान के बाद का एक सबसे बड़ा प्रयास है। उथल भरे करीब 75 वर्ष पहले का वो दौर इसमें जीवंत किया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया ने और फिल्म के प्रोड्यूसर गुरदीप सिंह सप्पल ने। आजादी की जंग लड़ने वाले मेरे दोस्तों, आजादी चाहिए तो उसकी कीमत खून दे के चुकानी होगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक बार फिर स्वाधीनता आंदोलन के उन मूल्यों को रेखांकित करने की कोशिश है ये फिल्म राग देश, जिसमें 3 जाबाज सिपाही भारत को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपनी जान हथेली पर लिए बढ़ रहे थे अपनी मंजिल की तरफ, यानी एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख, जिनका मकसद था सिर्फ एक। आज हिंदुस्तानी फौज के पास अपना असली मकसद है, हिंदुस्तान की आजादी। लाल किले में इन सैनिकों पर अंग्रेजों द्वारा चलाए राजद्रोह के मुकदमे और इतिहास के उस दौर की पड़ताल करती फिल्म है हमारी आज की इस खास गुफ्तगू का विषय। British Indian Army hand you over to the Japanese Imperial Army. हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया।
राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू का ये एपिसोड इसलिए बेहद ख़ास है क्योंकि राज्यसभा टीवी की प्रोड्यूस की हुई फिल्म रागदेश आपके सामने आने को तैयार है। हमारे साथ दो बेहद ख़ास मेहमान हैं, राज्यसभा टीवी के CEO गुरदीप सिंह सप्पल और फिल्म के निर्देशक तिग्मांशु धूलिया। बहुत बहुत स्वागत है सप्पल जी, बहुत बहुत स्वागत है तिग्मांशु जी। सप्पल जी, आपसे शुरू करेंगे कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स के लिए ये शायद बहुत दुर्लभ है कि फुल फ्लेजेड फीचर फिल्म, हमने तो शायद पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग की हिस्ट्री में ये बहुत कम देखा। लोगों ने टेलीफिल्में की हैं प्रोड्यूस या पार्शली कोलैबोरेट करके NFDC के साथ या और दूसरी कंपनियों के साथ, लेकिन सोलली एक एजेंसी इस तरह की फीचर फिल्म के लिए सोचे, और न सिर्फ सोचे बल्कि उसको संभव भी करके दिखाए। इसके पीछे इरादा क्या है? कहानी शुरू हुई थी हमारी जो MPs की कमेटी है, जिसको हम बोलते हैं कंटेंट एडवाइजरी कमेटी जी। तो वहाँ पे जब राज्यसभा टीवी के बारे में कि क्या क्या करेगा, ये बातचीत जब शुरू हुई तो दो चीज़ें बहुत क्लियर थी। एक, किसी भी देश में हिस्ट्री, कला, साहित्य को प्रमोट करना सरकार की संस्थाओं का काम है, पहली बात। और दूसरी कि इस देश में सबसे बड़ा माध्यम पॉपुलर कल्चर का फिल्म है, और ये तय हुआ कि राज्यसभा टीवी दोनों को जोड़ दे। आप कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री, कला और साहित्य के विषय लीजिए और फिल्म से उसको जोड़िए। और एक बार जब इस पे राजनीतिक सहमति बन गई हमारी कमेटी के अंदर, तो फिर इसको एग्जीक्यूट करने का काम हम लोगों का था, जो किया, और ये पहली फिल्म तिग्मांशु जी की आ रही है। तो इसमें जब INA ट्रायल्स के बारे में आपने सोचा, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो इतिहास में भी उस तरह नहीं पढ़ाया जाता, उस तरह जैसे कि एलेबरेटेड ढंग से फिल्म में दिखाया जा रहा है, जो कि हम लोग देखेंगे, तो INA ट्रायल्स को प्रायोरिटी क्यों दी गई होगी? हमने INA ट्रायल्स को प्रायोरिटी नहीं दी, हमने कुछ एक सब्जेक्ट चुने थे जी। जो जब हमने कहा कि हमको इतिहास डॉक्यूमेंट करना चाहिए, तो शुरुआत की आज़ादी के आसपास के वक्त से। तो उस वक्त INA का जो ट्रायल था वो एक ऐसा था जिसने पूरे देश में सभी धाराओं की पार्टियों को एक कर दिया, सभी धर्मों के लोगों को एक कर दिया, और वो जो लाल किले का सिंबॉलिज्म था वो उस ज़माने के वक्त में काफ़ी बड़ा था, और उस पर काम नहीं हुआ था। तो वो एक सब्जेक्ट था। और दूसरा था जो पूरी कहानी जो प्रिंसली स्टेट्स को एक किया गया था, जिसका श्रेय सरदार पटेल को ज़्यादा जाता है, तो वो दो कहानी हमने चुनी थी। अब ये संयोग की बात है कि पहली कहानी बनके तैयार है और दूसरी जो है वो हमारी पीछे छूट गई। लेकिन जब उस पीरियड की बात हम लोगों ने की तो INA ट्रायल्स खुद ब खुद एक सब्जेक्ट सामने आ गया था। तो तिग्मांशु, आपसे पूछेंगे कि जब ये फिल्म आपके पास आई तो उससे पहले क्या कभी आपने सुभाष चंद्र बोस या आज़ाद हिंद फौज या INA ट्रायल्स के बारे में कभी सोचा था कि इस विषय पर कभी आप फिल्म बनाएंगे? नहीं, कभी नहीं सोचा था। इनफैक्ट ऐसे सब्जेक्ट्स पे और हिस्ट्री को, ऑथेंटिक हिस्ट्री को दर्शाना हमारी सिनेमा का ट्रेडिशन ऐसा रहा नहीं है। इससे पहले भी सिर्फ क्या रिचर्ड एटनबरो ने गांधी बनाई, बाहर के आदमी ने आके गांधी फिल्म बनाई, बाकी तो कोई अटेम्प्ट करता नहीं। बिकॉज हमारे यहाँ हिंदी फिल्में, स्पेशली मेन स्ट्रीम सिनेमा, एक खास फॉर्मूला, एक खास स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा रहता है। अगर हम हिस्टोरिकल फिल्म बनाएंगे तो उसमें नाच गाना होगा, हीरो हीरोइन गाना गाएंगे, इसी तरह का चलता है, और वो मैं कभी करना नहीं चाहता था। तो जब ये मौका मिला तो मैंने सबसे पहले जहन में आया कि ये दोबारा मुझको कभी ऐसा मौका मिलेगा नहीं। मुझे कोई रेगुलर बॉलीवुड प्रोड्यूसर या कॉर्पोरेट कंपनी मुझे कभी नहीं बोलेगी कि ये बनाओ, तो मैं ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था। तो आर्टिस्ट हर तरह की फिल्में करना चाहता है, थ्रिलर, ये वो, ये भी मैं करना चाहता था। और हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ तो मेरी एक पर्सनल दिलचस्पी थी भी इसमें, इसलिए मैंने इस अपॉर्चुनिटी को एकदम जाने नहीं दिया। जो रेगुलर प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ काम करने का आपका लंबा अनुभव है, लेकिन एक सरकारी एजेंसी के साथ जब आप काम शुरू करते हैं तो बहुत सारे एप्रीहेंशंस दिमाग में रहते हैं कि उसमें बहुत सारे हस्तक्षेप होंगे, उतनी क्रिएटिव फ्रीडम नहीं होगी, और कैसे हम जो ब्रीफ है उसको कैसे हम सचमुच एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि आखिर में उसका एक फाइनल प्रीव्यू होगा और उसमें फिर कट्स सुझाए जाएंगे वगैरह वगैरह। तो इसमें जो राज्यसभा टीवी का जो अप्रोच आपकी क्रिएटिव फ्रीडम को लेकर रहा वो कैसा रहा? नहीं, उन्होंने देखिए इस वजह से स्क्रिप्ट पहली चीज़ होती है, आप स्क्रिप्ट लिख के देते हैं तो जो भी काट छाट या अच्छा बुरा या सही गलत
है वो उस लेवल पे हो जाता है, उसके बाद उस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो मुझे एज एन आर्टिस्ट मुझे उस तरह की एक छूट मिली, मुझको कहीं उस तरह से कोई प्रेशर कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। इसका सबसे पहला कारण ये था कि इस सब्जेक्ट से प्यार था, इस सब्जेक्ट से प्यार इनको भी था, राज्यसभा टीवी को भी था, मुझको भी था। तो ये हो ही नहीं सकता था कि हम कोई पॉलिटिकल गलती या कोई एक किसी मजहब या जो भी हमारे यहाँ सेंसिटिव चीज़ें हैं उसको हम खामखा किसी चीज़ को तूल दें यार, आग लगाएं, वो हो ही ना। मैं और सबल जी शुरू से ही एक वी वर ऑन द सेम पेज, एक सिंक में थे। तो इस तरह का कोई दबाव मुझको, काफ़ी क्रिएटिव फ्रीडम रही मुझको बनाने में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं एक बात और जोड़ूंगा, क्योंकि ये पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसमें 2-3 चीज़ों का हमने ख्याल किया था। एक, ऑब्जेक्शन कहाँ से आता है? ऑब्जेक्शन इसलिए आता है कि सरकारी सिस्टम में पूरा एक कमेटी आ जाती है, कई लोग अपने अपने विचार देते हैं और वो मेल नहीं खाते हैं, तो कंट्रोवर्सी उसमें चली जाती है चीज़। हम लोग बहुत क्लियर थे कि क्रिएटिव लेवल पे सिर्फ हम 2 के बीच में बात होती थी, और एक बार वो तय हो गया तो गाड़ी पटरी पे आ जाती थी। वो एक अहम सवाल, मतलब सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया था। और दूसरा एक और ब्रीफ जो हम लोगों की ओर से तिग्मांशु जी को था कि जितना ऑथेंटिक हो, हर एपिसोड का जो हर एक घटना जो दिखाई गई है उसका कहीं ना कहीं एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। अगर वो है तो उसके बाद अगर वो किसी को पसंद आए या ना आए, हम हिस्ट्री को नज़रियों से या अलग अलग प्रिज्म से नहीं दिखाना चाहते थे। जब आपको वो नहीं करना है और आपको डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री के हिसाब से चलना है, तो फिर इतनी दिक्कत हम लोगों को हुई नहीं। तो कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जो किसी को पसंद आए, किसी को ना पसंद आए, पर वो हमारे इतिहास का हिस्सा है और उसको यूं का यूं ही दिखाया जाएगा, ये समझ लेके चले हम लोग। ये तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ऑब्जेक्टिव रहेंगे और जितना तथ्यों के प्रति आग्रही रहेंगे, उतना ज़्यादा दर्शकों के लिए वो एक लाभ की चीज़ बनकर सामने आती है। एक और बात जो आप देखेंगे कि अक्सर ये एक प्रिडोमिनेंट आइडिया है कि राज्यसभा टीवी का मतलब हो गया ज़्यादातर राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो दिखाई जाएंगी उसमें, इसके अलावा कुछ बहसें होंगी, कुछ वो सारी चीज़ें जो संसद से जुड़ी हुई हैं। लेकिन हम देखते हैं कि फिल्मों से लेकर के बहुत सारे विशेष कार्यक्रम फिल्मों को लेकर बनते हैं, और आखिरकार हमने फिल्म ही प्रोड्यूस कर दी राज्यसभा टीवी ने। इसके बारे में कुछ बातें तो आप अभी शुरू में कह चुके, लेकिन कुछ और हमें बताइए कि ये जो धारणा है कि राज्यसभा टीवी का मतलब उस पर सिर्फ बहस चलनी चाहिए, तो लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग में ऐसी करते हैं। राज्यसभा टीवी जब बनाया तो हम लोग के दिमाग में एक चीज़ बिल्कुल साफ थी कि हम 6 या 7 एरिया में काम करेंगे। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स, उसके बिल्स के ऊपर डिबेट्स, वो पहला काम था। जो करंट अफेयर्स है, न्यूज़ है, आज की खबर है, उसके ऊपर बहसबाजी, वो दूसरा था। साहित्य, कला, फिल्में, और फिल्मों को हम जो राज्यसभा टीवी में हमारी समझ रही है, और आप तो चूँकि आप ही की जिम्मेदारी थी वो जी, तो हमने फिल्मों को भी कला के रूप में ही लिया है। जो हम लोगों की समझ है कि फिल्म आर पार्ट ऑफ नॉट जस्ट पॉपुलर कल्चर, बट वो हमारी जीवंत कला का हिस्सा है इस देश में। तो कला और साहित्य का हमने फोकस रखा, और आपका प्रोग्राम गुफ्तगू डे 1 से चल रहा है, जिस दिन से शुरू हुआ चैनल तब से चल रहा है। चौथा हमारा एरिया था फॉरेन पॉलिसी, जिसमें हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम किए। 5वां था साइंस जी, और 6ठा था हिस्ट्री। और जब आपको हिस्ट्री में जाना है तो फिर आपको पॉपुलर कल्चर की बात करनी है। अब वक्त वो नहीं है जहाँ हिस्ट्री को आप लेक्चर रूम से समझा सकें। हालांकि हमारा एक चलता है डिस्कोर्स नाम से प्रोग्राम, जहाँ लेक्चर भी दिखाते हैं, पर उसकी बहुत व्यूअरशिप नहीं होती है। लोग हिंदुस्तान में लोकतंत्र कैसे आया, वो कहीं क्लास में बैठ के नहीं पढ़ाया गया। जो उस दौर की फिल्में हैं, उस दौर की फिल्मों ने ये फीलिंग्स हमारे देश में पैदा की, लोगों को एक समझ दी कि एक लोकतंत्र है, ये देश एक सेकुलर कंट्री है, ये इस देश के अंदर किस तरह से हम लोगों को एक नया भारत बनाना है। उसमें फिल्मों का बहुत बड़ा रोल रहा। तो जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो हम फिल्मों की बात करेंगे। तो राज्यसभा टीवी में ये कन्फ्यूजन कभी नहीं था, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि जो पूरी पॉलिटिकल क्लास है, क्योंकि राज्यसभा टीवी में सारी पार्टीज़ का हिस्सेदारी होती है जी,
तो सबके सब इससे सहमत थे हमारी कमेटी में कि हमको फिल्मों का रूट लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि पब्लिक सेक्टर ब्रॉडकास्टर्स इस देश में जितने भी हैं वो इस रास्ते पे आगे चल सके। हिमांशु, आप खुद भी राज्यसभा टीवी को ना सही उतना नियमित, लेकिन जितना आप देख पाते हैं, तो आपके मन में क्या इस टीवी चैनल को लेकर क्या धारणा थी जब आपके पास ये फिल्म आई? तो आप इस बात से कन्विंस थे कि हाँ, इस टीवी चैनल के लिए जो फिल्म बनाई जाएगी वो आपके उस दर्शक तक भी पहुंचेगी जो आपका रेगुलर दर्शक है? हाँ, ये बात शुरू में ही सपल जी ने क्लियर कर दी थी कि ये फिल्म जब बनेगी तो ये फिल्म रिलीज़ होगी, ये सिर्फ टेलीविज़न में नहीं होगी, और ये फीचर फिल्म भी है और इसका एक 6 पार्ट का टेलीविज़न शो भी है 6 पार्ट में। तो ये बात शुरू में ही क्लियर थी कि ये फिल्म प्रॉपर्ली रिलीज़ होगी जैसे कि कोई भी इस बजट की फिल्म रिलीज़ होती है, और वैसे ही हो रही है। तो जिसको लेके मैं खुश था। अगर वो ना भी होता तो भी मैं करता ही है फिल्म, अगर क्योंकि मुझको सब्जेक्ट पे काम करने का मौका मिल रहा है। लेकिन अच्छा है कि इस तरह की चीज़ अगर एंगेजिंग है फिल्म और लोगों तक पहुँचे। पूरा एक्सरसाइज का मतलब यही था कि हम लोगों तक ये कहानी पहुँचाएँ। इस कहानी के बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। सिर्फ सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा बहुत पता है, शायद थोड़ी बहुत आज़ाद हिंद फौज का नाम कहीं सुना है, लेकिन जो हुआ था उस दौर में, तो जिस मकसद के लिए पिक्चर बनी थी, आई थिंक वो अपने उस मकसद तो पूरा कर रही है फिल्म। तो क्योंकि आप खुद इतिहास के विद्यार्थी भी रहे हैं, और जब इतिहास का कोई विषय आप उठाते हैं तो भी ये मौके भी आते हैं, जैसे जैसे सब्जेक्ट प्रोग्रेस करता है, जैसे जैसे आपका काम प्रोग्रेस करता है, ये जो पूरा इन्वॉल्वमेंट है लंबे समय तक 2-3 साल का, उस दौरान आपने क्या सीखा? इसमें क्या आपने निजी तौर पर नया, आपके सामने क्या खिड़की खुली? मेरे सामने तो सबसे बड़ी खिड़की ये खुली कि जो मैं बहुत कोसता भी था राजनीति को, और जिस तरह से आज़ादी मिली है कि यार हमको तो अंग्रेज़ आज़ाद ऐसे ही दे के चले गए, बिकॉज़ वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शायद उनको पूरा दुनिया पे जहाँ जहाँ पे अंग्रेज़ी हुकूमत थी डिसइंटीग्रेट कर गया था, और वो शायद पूरी दुनिया को संभाल नहीं पा रहे थे। तो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थक हार के उन्होंने कहा छोड़ो, तुमको आज़ादी देते हैं, देश को बांटते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान करके, और हम जा रहे हैं। तो हमें तो देश बिना किसी उसके ये मिल गया, आज़ादी मिल गई। मैं भी यही सोचता था। लेकिन जब ये इस पिक्चर पे रिसर्च और हमको जब तमाम चीज़ें पता लगी तो मैंने कहा नहीं है यार, बहुत खून बहा है, और वाकई में खून बहा है। तो 25 से 30 हज़ार आईएनए के सोल्जर्स मरे हैं उस लड़ाई में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए। तो हमको आज़ादी ये कोई खैरात में नहीं मिली थी, हमने खून देकर आज़ादी छीनी है, और ये तो इसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो थोड़ा सा वाइज हो गया मैं। सपल जी, आप देखेंगे कि जब भी आज़ाद हिंद फौज की बात आती है तो सुभाष चंद्र बोस का नाम ही उनके साथ जुड़ जाता है। लेकिन शायद ऐसा भी है, जो कि ये फिल्म दिखाएगी भी, कि आज़ाद हिंद फौज में पहले भी कुछ हो रहा था। वो क्या हो रहा था? आज़ाद हिंद फौज के 2 चरण रहे, एक INA 1, एक INA 2। INA 1 जो थी वो जो फौजी लीडरशिप थी, जिन्होंने सरेंडर किया था और अंग्रेज़ों ने उनको हवाले कर दिया जापानियों के, उन लोगों ने बनाई थी। लेकिन जो राजनीतिक नेतृत्व होता है, उसका जो वर्ल्ड व्यू होता है, उसका जो पूरा दृष्टिकोण होता है, वो केवल स्ट्रेटेजिक या सामरिक वर्ल्ड व्यू से अलग होता है। इसलिए जब उनके पास पहली बार कोई राजनीतिक नेतृत्व नहीं था और मोहन सिंह के नेतृत्व में INA 1 बनी, तो वो कहानी ज़्यादा आगे तक नहीं चल पाई। और फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को न्योता दिया गया कि आप आइए और आप हमें नेतृत्व दीजिए, और उन्होंने एक पॉलिटिकल प्रोग्राम के तहत इसको डिज़ाइन किया, और INA सरकार तक बनी। सरकार इन एग्जाइल थी, गवर्नमेंट इन एग्जाइल, लेकिन वो जो राजनीतिक लीडरशिप थी वो सुभाष चंद्र बोस ने दी, और इस फौज को संगठित करके उतना बनाया कि अंग्रेज़ों के लिए एक वक्त में एक बड़ी चुनौती बन गए थे। और मज़े की बात है, लोगों को ये नहीं मालूम कि जिस दौर में INA बनाई गई और जिस दौर में INA ने लड़ाई लड़ी, उस दौर में देश में जो दूसरी बड़ी पावर थी कांग्रेस पार्टी, जो आज़ादी का आंदोलन लड़ रही थी, उसकी पूरी लीडरशिप जेल में थी, प्रेस में सेंसरशिप थी, और देश में लोगों को या कांग्रेस के नेताओं को ये मालूम भी नहीं था कि कोई एक ऐसी फौज बनी
और वो फौज यहाँ तक लड़ रही है। जब वो जेल से छूटे क्विट इंडिया मूवमेंट ख़त्म होने के बाद और जब उनकी रिहाई हुई, तब उन लोगों ने जाना कि भाई ये कितने बड़े पैमाने पर ये संगठित किया गया है और कितने बड़े पैमाने पर लड़ाई की गई है। और फिर वही लोग इन ट्रायल में जो 3 लीडर्स थे बोस की फौज के, शहनवाज, ढिल्लो और प्रेम सहगल, इन तीनों के फेवर में डिफेंस कमेटी बना के उन्हीं लोगों ने फिर ये लड़ाई को कोर्ट में लड़ा। और शायद ये टर्निंग पॉइंट था हमारी हिस्ट्री में, जहां अंग्रेज़ों को ये महसूस हो गया कि भाई अब बहुत समय तक हम इस देश में नहीं रह सकते। तो जैसा कि मैंने तिग्मांशु से ये सवाल पूछा कि उनको एक सरकारी एजेंसी के साथ काम करने में जो एप्रीहेंशंस थे, तो हम आपसे भी पूछते हैं कि एक रेगुलर डायरेक्टर के साथ काम करने में राज्यसभा टीवी के प्रतिनिधि होते हुए आपके मन में क्या संदेह और अनुमान थे कि क्या होगा इसमें? कोई अनुमान नहीं। जो अनुभव मेरा आपके साथ पेशेवर रूप में काम करने कर रहा है चैनल में, वही इनके साथ रहा है। राज्यसभा टीवी पे आप तो कोर ग्रुप के हिस्सा हैं और आप जानते हो कि हम लोग खुद भी प्रोफेशनल रूप में चले हैं और आप एक प्रोफेशनल रहे हैं, तिग्मांशु जी दूसरे प्रोफेशनल रहे हैं। और अगर आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो कि क्रिएटिव व्यक्ति कैसे काम करता है, उसको क्या स्पेस देनी होती है, तो फिर इतनी दिक्कत आती नहीं है। अच्छा, इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करने यानी कि एक मेन स्ट्रीम सिनेमा की दुनिया में लाने के पीछे, क्योंकि पहुंच तो वो टेलीविज़न चैनल के ज़रिए भी जाती। टीवी पे जो फिल्म आती है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है। अच्छे सीरियल भी आते हैं, वो आके लोग देखते हैं, बहुत व्यूअरशिप होती है, उसके बाद भूल जाते हैं। पर जो चीज़ सिनेमा में आती है वो लंबे समय तक याद की जाती है। और सिर्फ यही एक वजह थी कि इसको सिनेमा में रिलीज़ करने का हम लोगों ने फैसला शुरू में ही, जब ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था तब ये डिसीजन था कि इसको सिनेमा में हम दिखाएंगे, क्योंकि सिनेमा से जो जुड़ाव है वो पब्लिक मेमोरी में बहुत लंबे समय तक जिंदा रहता है। और तिग्मांशु, अगर आपसे पूछें कि ये जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स हैं जिनके पास ये एजेंडा है कि अपने देश की इतिहास के या अपने धरोहर को लोगों तक पहुंचाने का जो उनकी जो प्रैक्टिस है, उसको जब आप देखते हैं, क्योंकि लंबे समय से हम लोगों के यहाँ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होता है कि वो उस रोल को कितना निभा पा रहे हैं कि नहीं निभा पा रहे हैं? अब क्योंकि शायद उनकी पॉलिसी में होता होगा कि भाई साल भर की 3 साल की हमको इस सब्जेक्ट में बनाते हैं, तो वो लोग एक जिस तरह से सरकारी काम होते हैं, मैं थोड़ा खुल के बोल रहा हूँ, थोड़ा जिस तरह से सरकारी काम होते हैं कि हमें काम करना है, हम काम कर दे रहे हैं, वो अच्छा कितना है, कितना इंटरेस्टिंग काम है, कितना लोगों को व्यूइंग इतनी बड़ी मज़ेदार मज़ा देगी, उस पर ध्यान नहीं देते। बना दिया, दिखा दिया, किसने देखा, मज़ा आया नहीं आया, उसका कोई जवाबदेही नहीं होती ना। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था और सपल जी ने मुझको पूरा उस तरह से राज्यसभा ने स्पेस दिया मुझे कि एक इंटरेस्टिंग इंगेजिंग फिल्म बना के देनी है। तो उस फिल्म को बनाना मुश्किल है, आपके पास कहानी गिवन है, एक गिवन चीज पे। अब इसमें मैं कमरा बंद करके थोड़ी अपने काल्पनिक ट्विस्ट एंड टर्न्स कर सकता था, नहीं कर सकता था। तो आपके पास जब सब कुछ एक गिवन है और उसमें भी आपको एक ड्रामेटिक एक स्ट्रक्चर ढूंढना है ताकि लोगों को इंगेजिंग रहे, तो वो एक मुश्किल काम था। मुझे लगता है लोगों को ये चुनौती जब भी इस तरह से हिस्ट्री पे या पॉलिटिक्स पे कोई भी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी आपको एक काम देती है, तो उसको एक जिम्मेदारी के साथ लोग नहीं बनाते। तो ये हमने कोशिश तो की है पूरी जिम्मेदार होने की। ये जो बात है इसमें एक बात जोड़ूंगा जी। हम लोगों को भी ये डर लगातार रहा और आप जानते हैं चैनल में भी हम लोग बात करते रहे कि भाई आप बहुत एम्बिशियस होके और इस तरह के प्रोजेक्ट लेंगे और ठीक नहीं बने तो क्या होगा। तो हम लोगों ने पहले दिन ही ये फैसला लिया था कि RSTV इस तरह का जो भी प्रोजेक्ट करेगी वो केवल और केवल जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते हुए डायरेक्टर्स हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड, सिर्फ उन्हीं के साथ काम करेगी। तो जो पहला प्रोजेक्ट था हमारा संविधान, वो श्याम बेनेगल जी के साथ किया, दूसरा तिग्मांशु जी के साथ किया, क्योंकि हम लोगों का असेसमेंट ये था कि एक जिसको कहते हैं ना गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारे यहाँ, नेशनल फिल्म अवार्ड इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, कि जो व्यक्ति नेशनल फिल्म अवार्ड जीत रहा है उसके अंदर एक बेसिक प्रोफेशनल और इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी है। तो RSTV में हमने ये कर दिया, हमने इस मार्केट को सबके लिए नहीं खोला
और सच ये है कि हुज हु फिल्म इंडस्ट्री के अप्रोच करते रहे कि भाई हम लोग भी बनाए, तो हमारा एक ही बात कहना होता है उनको भी कि जिसने नेशनल अवार्ड नहीं जीता हम उसके साथ काम करने की सोच भी नहीं रहे थे। तो ऑटोमेटिकली जब आपने एक इस तरह का डायरेक्टर चुन लिया तो एक प्रोफेशनल इंटीग्रिटी का जो सवाल है वो खत्म हो जाता है। रैंडमली पिक एंड चूज़ के साथ ज़रूर ये बात आती, लेकिन चूंकि आपने ये बात कही कि उसमें नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हो तो वो एक क्राइटेरिया जैसी चीज़ थी। लेकिन इसके अलावा कुछ गलियारों की गपशप में अगर जाएं, क्योंकि बहुत तरह की पॉलिटिकल फोर्सेस और बहुत तरह के फैक्टर्स होते हैं जो आपके काम में टांग भी अड़ाते हैं, तो इसका क्या अनुभव है या आप एप्रीहेंड करते हैं कि इस तरह की कुछ बात आने वाले दिनों में आएगी कि एक कि हमने रैंडम नहीं चूज़ किया था, काफ़ी होमवर्क किया था कि इस तरह के सब्जेक्ट को संभालने वाले वो नेशनल अवार्ड विजेता फिल्मकारों में कौन कौन है, और उनसे बात करके, और तिग्मांशु जी एक थे और जिनका साथ बात नहीं बनी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो फिर ऑल पार्टी कमेटी में हम लेके गए थे जिसमें सारी बड़ी पार्टियां शामिल हैं। और जब एक बार आप उन सबको कॉन्फिडेंस में लेके कर रहे थे तो आज तक मुझे तो कोई एक बार भी इस फिल्म को लेके राजनीतिक रूप से या संसद के गलियारों से या गपशप कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, एक बार भी किसी भी पार्टी से नहीं आया। और उसका एक वजह और भी है कि जो पहला प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया था संविधान, उसको लेके कोई भी राजनीतिक दल हम पे उंगली नहीं उठा पाया था। उससे जो क्रेडिबिलिटी हमारी बनी थी कि हम जो बात कर रहे हैं वो किसी एक पार्टी की, जैसे मैंने कहा, प्रिज्म से नहीं देख रहे हैं। जैसा हुआ है डॉक्यूमेंट्स वो कह रही हैं, हम उसमें से पिक एंड चूज़ करके उसको ड्रामेटाइज कर रहे हैं। तो वो क्रेडिबिलिटी RSTV ने पिछले 3-4 साल में धीरे धीरे बनाई है, और वो हमारे क्रिटिक भी मानते हैं कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे हम एक ईमानदारी बरतते आए हैं। तो एक बार भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ओर से, किसी भी व्यक्ति की ओर से इसमें हमें कोई दिक्कत मुझे तो आई नहीं है अभी तक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि फिल्म रिलीज़ होने के बाद भी कोई नहीं आएगी। फिल्म आपने भी देखी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पर कोई उंगली उठा सकती है। तो सफल जी, जैसा कि आपने कहा कि इस चुनाव को लेकर कोई विवाद उस तरह नहीं है, लेकिन ये सवाल तो रह ही जाता है कि फ़िल्म जब रिलीज़ होती है तो ख़ुद यहाँ तो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में तो कितने टोटके आजमाए जाते हैं, और ज्योतिषी को दिखाओ और मुहूर्त निकालो, इतना अनिश्चय का माहौल होता है फिल्म के रिलीज़ होने और उसके क्लिक कर जाने पर। अगर खुदा न खास्ता इस फिल्म ने वैसा एक्सपेक्टेड बिजनेस नहीं किया तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पे? इस सवाल का जवाब सीधे नहीं दूंगा जी। राज्यसभा टीवी जब बना तो आप जानते हैं और हमारे सब व्यूअर्स जानते हैं कि हम एक एड फ्री चैनल हैं, हमारे कोई विज्ञापन नहीं होता, हम कोई पैसा नहीं कमाते, क्योंकि पहले दिन ही हम लोगों ने ये फैसला किया था, और जिसमें सारी पार्टीज़, एक राज्यसभा में एक जनरल पर्पसेस कमेटी होती है जिसमें उस वक्त 36 पार्टियां थी, और उपराष्ट्रपति उसकी मीटिंग लेते हैं, और उसमें जितनी पार्टी लीडर्स थे उन सबका ये विचार बना कि भाई भारत की संसद को पैसा नहीं लेना चाहिए, ये भारत की संसद है, ना बाजार से ना सरकार के विज्ञापनों से। तो हमने जो भी बनाया वो कमर्शियल एंगल से हमने कभी कोई प्रोग्राम बनाया नहीं। जब संविधान बना तो भी बहुत सारे चैनल्स को खरीदना चाहते थे, बहुत सारे सरकार की ओर से भी अप्रोच हुआ कि भाई इससे आप बेच दीजिए। तो हमारा जो स्टैंड था वो ये था कि भाई हम बेचेंगे नहीं, ये मुफ्त रहेगा, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो राष्ट्रीय महत्व का है। जिस तरह से सरकारें म्यूज़ियम बनाती हैं इस देश में, तो उससे कमाई नहीं की जाती है ना, सरकारें किताबें छापती हैं तो वो उससे कमाई करने के, क्योंकि ये किसी भी देश समाज का एक हिस्सा है कि उसकी हिस्ट्री को, उसके कल्चर को प्रिजर्व किया जाए और लोगों के सामने लाया जाए। हमारे यहाँ भी इतने बड़े बड़े म्यूज़ियम्स हैं, अभी नया म्यूज़ियम बन रहा है जो आर्म फोर्सेस का म्यूज़ियम है, लाल इंडिया गेट के पास बन रहा है, तो कमाई के लिए तो नहीं बन रहा है। तो सारी पार्टीज़ का ये मानना था कि RSTV जो काम करे वो कमर्शियल एंगल से ना करे। तो ये फिल्म पिक्चर हॉल में क्यों दिखाई जा रही है? हमारी जो अप्रोच थी कि इसको मुफ्त दिखाएंगे, पूरे देश में मुफ्त दिखाएंगे, पर जो सिनेमा हॉल का पूरा बिजनेस का स्ट्रक्चर है उसमें मुफ्त दिखाने का कोई प्रावधान ही नहीं है, और चूँकि प्रावधान नहीं है तो इसलिए सिनेमा हॉल में भी टिकट लेके पिक्चर देखी जाएगी। लेकिन हमारा अपना ये कोशिश थी कि फिल्म अगर बने तो देश की प्रॉपर्टी है, राज्यसभा टीवी कोई कमर्शियल वेंचर नहीं है। और ये तय बात है कि इस पिक्चर का जो लाभ और हानि की बात अगर की जाएगी
वो अगले 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के बिजनेस पे नहीं होगी। हम ये मानते हैं कि आने वाले 15 साल, 20 साल बाद भी लोग इस फिल्म को देखकर, और चैनल्स पे जो पिक्चर चलेगी या इम्पोर्टेंट मौक़ों पे चलती है, तो लोग अपनी हिस्ट्री को पहचानते हैं, उसको समझते हैं। तो ये जिम्मेदारी पब्लिक ब्रॉडकास्टर के रूप में हमारी है। और दुनिया भर में आप किसी भी देश जो उन्नत देश हैं देखिए, तो वहाँ पब्लिक ब्रॉडकास्टर का काम पैसा कमाना नहीं है, वो इन्वेस्ट करता है इन चीज़ों में, क्योंकि मार्केट इन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करेगा। हाँ, बस इतना हमारा दिग्मांशु जी से उम्मीद थी, और जो पर्सनली पिक्चर देखने के बाद हमने देखी, आपने देखी पूरी हुई, कि वो जो पैसा लग रहा है उस पिक्चर को देख के लोग कहें कि हाँ, हमको ये चीज़ नहीं मालूम थी, ये हमको मालूम हुई। दूसरा कि इसको देखने का मन करे, वो टारगेट है, और वो टारगेट हमारा पूरा होगा। वो टारगेट पहले प्रोजेक्ट में भी पूरा हुआ था, वो इस प्रोजेक्ट में भी पूरा होगा। ये तो अब पिक्चर देखने के बाद मैं कह सकता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया तिग्मांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया सफल साहब, आप लोगों ने हमें इतना वक्त दिया और हम लोग राग देश के बारे में इतनी सारी बातें कर पाएँ, जिसके लिए हमारे दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं कि ये फिल्म क्या होगी और कैसे उसमें क्या अनुभव होगा। और हम आप दोनों लोगों के लिए ये शुभकामना करते हैं, और अपने लिए भी कि ये फिल्म बहुत कामयाब हो और सभी दर्शकों को पसंद आए। बहुत बहुत शुक्रिया। पहला इंटरव्यू है जो आप अपने लिए कर रहे हैं। गुफ्तगू में आज ये थे दो बेहद ख़ास मेहमान, राज्यसभा टीवी के CEO गुरदीप सिंह सप्पल और फिल्म के निर्देशक तिग्मांशु धूलिया। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में तो ज़रूर लिखिए feedback.rstv@gmail.com। लड़ने वाले मेरे दोस्तों, आजादी चाहिए तो उसकी कीमत खून दे के चुकानी होगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। INA के बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। This trial and its judgment will be remembered throughout history.